हेलो गाइस, द स्टडी क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आपको वादा किया था कि हम जो है उस 7th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की जो भी एनसीईआरटी है, साइंस के जो भी चैप्टर है वो पूरे मैं करवा दूंगा आपके। तो उसी कड़ी में जो है पिछला आपने जो टॉपिक था और वो टॉपिक था पदार्थों का पृथक्करण और उनकी विधियाँ। आज जो नया टॉपिक रहने वाला है वो आपके सामने है, जिसका नाम है पदार्थों के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ये टॉपिक ऐसा है कि हर कोई एग्जाम जो होता है उसमें यहाँ से सवाल जो है वो पूछे जाते हैं, चाहे वो रिट का एग्जाम हो या चाहे वो पटवार का एग्जाम हो या चाहे मान लो आरपीएससी का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। उसमें साइंस है, मतलब इस टॉपिक से 1 या 2 सवाल फिक्स है, पूछता है कि किसमें कौन सा परिवर्तन है। लाइब्रेरियन का हो और लैब असिस्टेंट के पेपर में से तो यहाँ भर भर के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इस टॉपिक में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, पहले मैं आपको उससे रूबरू करवा देता हूँ। एक तो अपन पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन, एक अपन देखेंगे रासायनिक परिवर्तन, एक हम देखेंगे क्रिस्टलीकरण और एक देखेंगे लोहे पर जंग लगना। पाठ का नाम या टॉपिक का नाम है पदार्थों के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। उसमें 4 टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक अपन उठाते हैं जिसका नाम है भौतिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन को पढ़ने से पहले मान लो अपने पास में कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ में अपने को एक तो जो पदार्थ है उसके बारे में क्या क्या पता होना चाहिए आपको। एक तो उसका आकार, उसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। एक उसकी अवस्था कि वो कौन सी अवस्था में है, फॉर्म क्या है उसकी। एक उस पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ रहा है, एक उस पर दाब का क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये सब के सब जो है ये पदार्थ के होते हैं गुण, और इन्हीं गुणों को हम कहते हैं भौतिक गुण। कौन से गुण कहते हैं? भौतिक गुण। तो पदार्थ की आकृति, अवस्था चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, या ताप या दाब आदि को पदार्थों के भौतिक गुण कहते हैं। ये क्या है? भौतिक गुण। अगर इन भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन होता है उसे अपन कहते हैं भौतिक परिवर्तन। इसलिए उसकी परिभाषा हो जाएगी कि वे परिवर्तन जिसमें पदार्थों के भौतिक गुण बदलते हैं, यानी उनका आकार बदलता है, उनकी अवस्था बदलती है, उनका ताप बदलता है, उनका दाब जो है वो बदलता है, तो उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। ये परिवर्तन जो है वो अस्थायी और उत्क्रमणीय होते हैं। अस्थायी का मतलब ये कोई स्थायी नहीं होते हैं, उनको चेंज कर सकते हो आप। अब जो पहली अवस्था थी उस पहली अवस्था में आप उसको वापस जो है वो ला सकते हैं। इसलिए परिवर्तन कैसे होता है? अस्थायी। ऐसा नहीं है कि एक बार चेंज हुए तो वो मतलब दोबारा चेंज नहीं होंगे, नहीं, वो दोबारा चेंज होंगे। इसलिए वो कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। एक होता है उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब उसे पुनः प्राप्त कर सकते हो आप, पुनः प्राप्त किया जा सकता है। पुनः जो है वो प्राप्त किया जा सकता है, तो ये उत्क्रमणीय है। इनके परिवर्तन से नया पदार्थ बिल्कुल भी नहीं बनता है। जो पदार्थ है उसी का दूसरा फॉर्म जो है वो अपने को प्राप्त होगा। नया किसी प्रकार का कोई पदार्थ इसमें बनता ही नहीं है। तो ये भौतिक परिवर्तन है। पहला तो मैंने बताया कि भौतिक गुण देखने, ताप, दाब, अवस्था, उस पर क्या आकार में क्या परिवर्तन होता है, ये उसके भौतिक गुण होते हैं। फिर मैंने बताया कि वे पदार्थ जिसमें पदार्थों के भौतिक गुण बदलते हैं भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। फिर मैंने कहा कि ये परिवर्तन जो है वो अस्थायी और उत्क्रमणीय होते हैं। इनके परिवर्तन से किसी प्रकार का कोई नया पदार्थ या मैटर नहीं बनता है। उदाहरण आपको मैं बता रहा हूँ। एक तो है बर्फ का पिघलना। उसका उदाहरण क्या है? बर्फ का पिघलना। फिर हो जाएगा अपने कागज का टुकड़ा है, उसको फाड़ना कह दो। नमक का जल में घुलना, बल्ब का प्रकाशित होना, जल से वाष्प बनाना, ब्लेड को ज्वाला पर गर्म करना, या मोम का पिघलना। मोम का पिघलना, मोमबत्ती नहीं, मोम। भाप का जल में बदलना या भाप का संघनन करना। क्रिस्टलीकरण, सूखे कपड़े का गीला होना, एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पत्र बनाना, या लकड़ी के लट्ठे को काटना, मतलब लकड़ी का जो लट्ठा है उस लट्ठे को काटना।
वो भी एक प्रकार का कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। इनमें से कोई भी आपको पूछ सकता है कि इसमें कौन सा परिवर्तन, तो इन सब में जो परिवर्तन है वो परिवर्तन है अपने पास में भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है अपने पास में क्रिस्टलीकरण। ये क्रिस्टलीकरण जो है ये भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, भौतिक, इसलिए आपके सामने लिखा है ये एक प्रकार का क्या है, भौतिक परिवर्तन। अब कैसे भौतिक परिवर्तन है, इसमें होता क्या है कि कोई पदार्थ है, उस पदार्थ के विलयन से शुद्ध या बड़े आकार के क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे पास में कोई लोहा है और उसको मैंने विलयन में डाल दिया। अब उसके जो कण है वो बड़े बड़े होकर के एक साइड में एकत्रित हो जाते हैं, और अब जो है लोहा जो उस पर जंग लगी थी वो हट गई है, तो वो जो है वो कहलाती है क्रिस्टलीकरण। किसी पदार्थ के विलयन से उसके शुद्ध और बड़े आकार के क्रिस्टल प्राप्त करना उसे कहते हैं क्रिस्टलीकरण। अब आपने उस लोहे से जो प्राप्त की है, अब वापस उस पर जंग तो लगेगी तो पुनः प्राप्त हो सकता है वो, तो ये हो जाएगा क्रिस्टलीकरण। इसमें नया पदार्थ बिल्कुल भी नहीं बनता है, जो है वो इकट्ठा होता है, बल्कि नया पदार्थ उसमें कोई बनता नहीं है। तो ये है अपने पास में क्रिस्टलीकरण। फिर अपने पास में तीसरा जो है वो अपने पास में है भौतिक परिवर्तन का दूसरा चैप्टर है रासायनिक परिवर्तन। सेम कंडीशन है उसके जैसे ही, इसमें नया पदार्थ बनता है, उसमें नहीं बन रहा था, इसमें नया पदार्थ बनेगा। वो उत्क्रमणीय था, ये अनु उत्क्रमणीय होगा, ठीक है। तो वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रासायनिक आंतरिक संघटक बदल जाता है, मतलब जो फॉर्म पहले थी अब वो पहले वाली फॉर्म नहीं रही। मान लो कि भाई उसका आकार है वो भी चेंज हो गया पूरी तरीके से, अब पुनः उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, एक बार बदल गया मतलब बदल गया। तो वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रासायनिक आंतरिक संघटक बदल जाता है उसे अपन कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। मूल रूप से नए पदार्थ परिवर्तित हो जाता है, मतलब नए पदार्थ बनते हैं उसमें, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा मेरे पास बर्फ का एक टुकड़ा है, अब थोड़ी देर रखा, गर्म हो गया और वो बदल गया द्रव में, तो अब वापस फ्रिज में रखो तो वापस बर्फ बन जाएगा। तो वो जो परिवर्तन एक प्रकार का, तो वो परिवर्तन अपने पास में भौतिक परिवर्तन, ठीक है। इसमें नया पदार्थ नहीं मिलता। परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को अपनी मूल या पूर्वावस्था में नहीं लाया जा सकता। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात ध्यान रखना, इसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, एक बार हो गया मतलब फाइनल है। इसलिए ये कैसा है परिवर्तन है, एक स्थायी परिवर्तन है और अनुत्क्रमणीय है, मतलब पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसे आप पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से इसे आप पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। उदाहरण देख लेते हैं, मोमबत्ती का जलना, दही का जमना, टायर का फटना, भोजन का पाचन, लोहे पर जंग लगना, त्योहार पर जो फटाके और फुलझड़ी है उसका जलना, मैग्नीशियम के फीते का जलना, आलू का रंग जो है वो बैंगनी होना, चूने के पानी का दूधिया होना, ठीक है। ये सब के सब जो परिवर्तन आपको दिख रहे हैं ये सब के सब रासायनिक परिवर्तन है। एक रिएक्शन है वो भी थोड़ा ध्यान रखना। जैसे मेरे पास में मोम है, अगर मैं मोम को खुले वातावरण में रखूंगा तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक मोम है और मोम को मैं खुले वातावरण में रखूंगा तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा और जलने पर क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में एक नया पदार्थ बनेगा जल वाष्प। इसका मतलब ये जो अभिक्रिया है या ये इसमें जो परिवर्तन हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, ये जो परिवर्तन है ये परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। एक मेरे पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसमें मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित कर दिया। अब जैसे मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करूंगा तो मेरे पास में बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट या दूधिया पानी। इसे आप संगमरमर भी बोलते हो, क्या बोलते हैं इसको, संगमरमर, ठीक है। तो ये जो परिवर्तन आपको दिख रहा है ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। नया पदार्थ बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, अब क्या प्राप्त हो गया मेरे को, कैल्शियम कार्बोनेट। कटे सेब को वायु में खुला छोड़ने पर जंग लगना या उसका रंग जो है वो परिवर्तन हो जाना, लाल हो जाना। लोहा है, लोहे ऑक्सीजन, अब सेब में क्या होता है, लोहा होता है, आयरन होता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा और वो बनाएगा आयरन ऑक्साइड और उसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल। इसलिए आपने देखा होगा कि भाई सेब जो है उसको काट के रखना, प्रैक्टिकल करके देखना,
सुबह तक आप देखोगे पूरा आगे से जहां से काटा था वो लाल लाल हो जाएगा, क्योंकि आयरन ने अभिक्रिया कर ली है ऑक्सीजन के साथ में। आपने देखा होगा शादी ब्याह का माहौल है तो मेहंदी देखी होगी, जैसे अपन हाथ पे मेहंदी लगाते हैं, आपने देखा होगा उसको रखने के बाद घंटे 2 घंटे 3 घंटे या सुबह तक जो रखते हैं तो लाल लाल मेहंदी आती है। कहते हैं कि मेहंदी का रंग अगर गहरा होता है तो कहते हैं कि प्यार जो है वो बढ़ता है, कहते हैं लोग, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा कहने की कहावत है। तो मेहंदी का जो रंग है वो लाल हो जाता है। ठीक है, अब क्यों होता है? क्योंकि मेहंदी के अंदर पाया जाता है अपने पास में एक तो क्विनोन, एक होता है नेफ्था क्विनोन, एक होता है लासोन। ये क्या करता है? सूर्य का जो प्रकाश है उससे अभिक्रिया कर लेता है और ये लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो ये सब के सब जो परिवर्तन आपको दिख रहे हैं, ये परिवर्तन अपने पास में कैसे है? रासायनिक परिवर्तन। और अगर आप देखो तो सोडियम है, उसमें पानी मिला दो, या सोडियम को पानी में मिला दो, तो एक तो बन जाएगा अपने पास में NaOH, जिसे अपन कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा जो है वो बाहर निकलेगी। और अगर आपको देखना है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, उसके अभिक्रिया HCl से करवा दो तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा और सफेद धुआं या पानी बनेगा। जादूगर देखा होगा आपने, जादूगर। अब जादूगर क्या करता है? कभी कभार पानी में आग लगा देता है, क्योंकि जादूगर ने पढ़ी हुई है अपने पास साइंस। तो ज्यादातर जो साइंस वाले वो जादूगर होते हैं। अब क्या करता है वो कि जो सोडियम है उसको पानी से भरा एक पात्र होता है उसमें डालेगा और उसमें आग आएगी। तो आपको वाह क्या पानी में आग लगाई है, लेकिन नहीं, चुपके से उसने क्या डाला है? सोडियम। वहीं वो क्या देखता है कि धुआं निकलता है पानी में से। आप सोच में पड़ जाते हो कि पानी में से धुआं कैसे निकला। तो पानी में से धुआं निकालने के लिए कुछ नहीं करना, एक छोटा सा प्रैक्टिकल होता है, उसके माध्यम से वो आपको बेवकूफ बनाता है, या आप बेवकूफ की जगह अच्छा वर्ड कह दो, मनोरंजन करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसमें वो मिला देता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड HCl में मिलाया, अब वो बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा? अमोनियम क्लोराइड। और क्या निकलेगा साथ में? पानी जो है वो साइड में हो जाएगा और वहां सफेद धुआं बनेगा। ठीक है, तो ये परिवर्तन भी रासायनिक परिवर्तन है, इसमें भी एक नया पदार्थ बन रहा है। लास्ट वाला अपने पास में है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना सिंपल सा है, कोई लोहा है, खुले वातावरण में रख दो, खुले वातावरण में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा और जो जल है उससे भी वो अभिक्रिया कर लेगा और वो बनाएगा Fe2O3, जिसे कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? फेरिक ऑक्साइड। फेरस नहीं हो, ध्यान रखना, फेरिक ऑक्साइड कहते हैं उसको। तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी वाष्प एक आवश्यक घटक है, मतलब इन दोनों का होना जरूरी है, ऑक्सीजन और जल वाष्प। लोहा एवं इस्पात को जंग से अगर सुरक्षित रखना है तो उसके लिए कुछ परत चढ़ाई जाती है, जिससे मोस्टली क्रोमियम या जिंक की परत होती है वो होती है। और क्रोमियम और जिंक की परत चढ़ाना उसे कहते हैं यशद लेपन या उसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, या तो कह दो यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन। जंग लगती है उसे कहते हैं संसारण। जंग लगना तो क्या कहलाता है? संसारण। और जंग से बचाना यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन। आपने देखा होगा पूल वूल जो बनाते हैं नदी में, उसमें ज्यादातर जो है वो जंग नहीं लगती। एक झांसी का स्तूप आपने नाम सुना होगा दिल्ली में, वहां जो बना हुआ है कई रिसर्च की है, लेकिन उस पर आज तक ये पता नहीं कर पाए लोग कि उस पर जंग क्यों नहीं लगता। अब थोड़ा थोड़ा जंग जो है वो लगना शुरू हो गया है। तो वो जो बना है वो बना है स्टेनलेस स्टील का। अब स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? कार्बन, क्रोमियम, निकेल और मैग्नीज, ये चार जो है वो पदार्थ होते हैं। इन चारों पदार्थ से मिलकर बनता है स्टेनलेस स्टील। अब जैसे ये स्टेनलेस स्टील बना है तो कार्बन, क्रोमियम और निकल और मैग्नीज इतना अच्छा बनाता है ये कि जंग लगती ही नहीं है ज्यादा, मतलब लंबे समय तक लगती है, असंभव नहीं है कि भाई लाइफ टाइम नहीं लगेगी, लेकिन काफी ज्यादा समय तक जो है वो जंग लगती ही नहीं है। तो इसमें स्टेनलेस स्टील का जो है वो उपयोग किया जाता है। तो आज का ये अपना चैप्टर था। अब उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ जो है वो सवाल बता देता हूँ। इन सवालों के आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। 3 सवाल है आपके पास। एक तो है कि निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है, कौन सा है? जंग लगना, दूध का दही बनाना, बर्फ का पिघलना या सेब कटने पर भूरा होना। इसमें बताना है
दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? बल्ब का प्रकाशित होना, पानी का वाष्प में बदलना, चूने के पानी का दूधिया होना या घी का पिघलना। तीसरा है घरों के लोहे के दरवाजे पर जंग रोगन क्यों किया जाता है? सूर्य की किरणों को बचाने के लिए, धूल रहित करने के लिए, पक्षियों से बचाने के लिए या जंग लगने से रोकने के लिए। इन 3 सवाल के जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में जो है वो पिन करना है, ठीक है। तो आज के लिए अपने इतना ही। नेक्स्ट जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। मैं आपको एक सूचना दे देता हूँ, ठीक है। हम जो है वो नया बैच जो है वो शुरू कर रहे हैं, जिसमें 1 जून से जो है हम 8th क्लास, 10th क्लास और 12th क्लास ये हम शुरू करेंगे, जिसमें बोर्ड क्लासें रहेगी। 1 जून से जो है वो क्लासेस शुरू कर ली जाएगी आपके 8th क्लास, 10th क्लास और 12th क्लास। ये तो बोर्ड की क्लासें रहेगी। इसके साथ में अदर कोई क्लासेस जो है 1st से 5, 6, 7 और 9th, और 1st से 5 के लिए जो है वो क्लासें अलग रहेगी, और 6, 7, 9 के लिए वो भी क्लासें शुरू रहेगी। विशेषकर जो है 1 जून से क्लासें शुरू हो जाएगी 8th, 10th और 12th। अब 12th में भी कोई पूछेगा तो 12th में मैं आपको बता देता हूँ सब्जेक्ट 12th क्लास का। तो 12th क्लास में सब्जेक्ट में एक तो हम हिस्ट्री का पेपर रहेगा, एक अपने साथ में रहेगा जियोग्राफी का, 2 पेपर ये रहेंगे। साइंस में केमिस्ट्री रहेगी, बायो और फिजिक्स और मैथ्स। 4 सब्जेक्ट जो है ये साइंस के रहने वाली है, जिसमें केमिस्ट्री रहेगी, बायो रहेगी, फिजिक्स रहेगी और मैथ्स रहेगी, ठीक है। और हिस्ट्री और जियोग्राफी ये क्लासें रहेगी, जिसमें 12th क्लास का ये पूरा रहेगा और समय से पहले ही पूरा करवा लिया जाएगा। नोट्स मिलेंगे PDF के साथ में आपको। हर महीने जो है जितना पढ़ा है उसका एग्जाम तो होगा ही पूरा विथ पेपर के साथ में, लेकिन हफ्ते में जो है वो 7 दिन में आपके टेस्ट होगा, और टेस्ट का बाकायदा जो प्रिंटेड पेपर होगा वो आपको जो है वो दिया जाएगा और उसके आधार पर होगा। अब टेस्ट का रूल्स ये रखा है कि ये टेस्ट जो है वो कोई भी दे सकता है, और उसकी जो फीस रहेगी आपके पास में, जो टेस्ट मान लो अपने यहाँ पढ़ता है तो भी, नहीं पढ़ता है तो भी, अगर वो टेस्ट देना चाहता है तो उसकी जो फीस होगी वो 20 रुपये के आसपास जो है वो होगी। परफेक्ट नहीं बता रहा हूँ, आसपास बता रहा हूँ। हालांकि हम जो है वो डिस्कशन करके उसकी फीस जो है प्राइस है वो फिक्स कर लेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हाँ, एक और ये अभी कमेंट आया कि भाई 10वीं की क्लास है, तो 10वीं में एक तो हम साइंस की शुरू रखेंगे पहले और एक मैथ्स की। जून में आपके 2 क्लासें लगेगी, एक तो साइंस की और एक मैथ्स की, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट जो है इसमें पकड़ अच्छी है, तो मतलब बच्चा आस्ते आस्ते जो है वो मेरिट में आ सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।